यस, सो लेट अस स्टार्ट। कल आपका पेपर है, आई होप आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो हम कंपनी अकाउंट्स का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सो सबसे पहला यूनिट जो है कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स। होप आपको इशू ऑफ शेयर्स में क्या जर्नल एंट्रीज कंपनीज के बुक्स में होती है ऑलरेडी पता है। लेट इज जस्ट रिवाइज। तो शेयर्स पार पे या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है। तो फिर हमारे लिए जो केस बनते हैं वो सिर्फ कौन से बनते हैं? क्या शेयर्स या तो पार पे या प्रीमियम पर ही इशू हो सकते हैं। शेयर्स पार पे या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। अब जो सब्सक्रिप्शन है वो फुल आ सकता है या अंडर सब्सक्रिप्शन आ सकता है या ओवर सब्सक्रिप्शन आ सकता है। अगर फुल सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो जितने शेयर्स आप बेचना चाह रहे थे उतने ही लोगों ने यानी पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, तो ऑब्वियसली आपको सिंपल उतने ही शेयर्स की एंट्रीज करना है। अंडर सब्सक्रिप्शन में आप बेचना ज्यादा चाह रहे थे पर लोगों ने मांगे कम, तो जो कम मांगे हैं उतने ही शेयर्स के लिए अब आप सारी एंट्रीज पास करोगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को तीन वेज में हैंडल किया जा सकता है क्वेश्चन द्वारा। एक तो आपको एक्सेस जो भी है वो रिफंड करने बोल देंगे, जितना अप्लाई हुआ जितना आपने इशू करना चाहा था उतना ही आप अलॉट करोगे। प्रो रेटा अलॉटमेंट में आप ऑब्वियसली सबको शेयर्स दोगे, वहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होगा। और दोनों के केस में ऑब्वियसली मतलब दोनों यानी इन दोनों का वो कॉम्बिनेशन रहेगा जिसमें थोड़ा रिफंड कर दिया जाएगा और बाकी को आप प्रो रेटा अलॉटमेंट करोगे। तो क्या क्या एंट्रीज होती है? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ई यानी इक्विटी, पी यानी प्रेफरेंस है यहाँ पर। फिर इस एप्लीकेशन मनी को अपन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। अपना मंत्र याद रखना है कि कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू ही जाएगी और उतनी ही शेयर्स की जाएगी जितने या तो आप इशू कर रहे थे या फिर लोगों ने मांगे, विच एवर इज लेस। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कुछ रिफंड करना है, जब एक्सेस एप्लीकेशन आ जाएगा यानी ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो एक्सेस को रिफंड करने अगर क्वेश्चन में बोला है तो ये टू बैंक अकाउंट उसको दिखाने के लिए लिखा है मैंने। देन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी। सो ऑब्वियसली जो आपका कैपिटल को ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर रहेगा। ये अमाउंट क्या रहेगा? तो फेस वैल्यू और वो भी इशूड शेयर्स पे या फिर जितने अप्लाइड है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो ऑब्वियसली जितना अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है उतने शेयर्स पर ये होगा। देन टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया हुआ है तो जो भी एक्सेस मनी आया है वो आपका अलॉटमेंट को ट्रांसफर करना है। एंड टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करने के बाद भी उनका पैसा बचा है, कभी कभी होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन मनी फेस वैल्यू का एप्लीकेशन मनी जो था वो पार्ट तो आप कैपिटल को ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन बाकी का बचा आप अलॉटमेंट को ट्रांसफर करोगे। पर अलॉटमेंट मनी को एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बचा तो वो फर्स्ट कॉल को ट्रांसफर हो जाएगा। ये बहुत ही रेयर केस है, एग्जाम्पल्स में ये ज्यादातर आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है। देन आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे। एंट्री होगी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये कब? जब शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तब। तो आप जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे तो उसका फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों ड्यू कर लोगे, जिसमें से फेस वैल्यू आपके कैपिटल को क्रेडिट होगी और प्रीमियम जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को जाएगा। देन आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपको एक्चुअली पैसा आएगा। अब जैसे कि आपको पहले अगर एप्लीकेशन एक्सेस आए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है और प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, यानी आपने 10 मांगने वाले शेयर को 6 शेयर दिए, तो इसके 4 शेयर के पैसे रिफंड ना करके आप अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करके रखते हो। तो जो आप अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करते हो ऑब्वियसली वो पैसा कम अब यहाँ पर रिसीव होगा, तो आपको वो एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट निकालना पड़ेगा। कभी कभी इसमें ये भी होता है कि कोई कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर आपके पैसे नहीं दे रहा है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको फोर फीचर का अगर पूछना है तो फिर वहां पर आपको किसी एक शेयर होल्डर से पैसा नहीं आया है ये कहा जाएगा। तो उस केस में आपको कॉल्स इन अरियर्स को उतना पैसा डेबिट करना है जो नहीं आया, और बाकी का जो एक्चुअली पैसा आया है ये अमाउंट आपको केयरफुली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी कि टोटल अलॉटमेंट पे पैसा आना कितना चाहिए था माइनस ऑलरेडी हमने कितना एडजस्ट कर रखा है और माइनस अभी कोई एक और शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा हो तो वो कितना पैसा नहीं दे रहा है, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। ऐसा आपको ये अमाउंट निकालना है। ग्रेट। देन सर पूरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपका अलॉटमेंट का पैसा आ गया। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर कॉल को डेबिट करोगे तो वो उतना ही अमाउंट से क्रेडिट होके खत्म हो जाना चाहिए। सेम यहाँ पर देखो, एप्लीकेशन मनी आपने क्रेडिट किया था वही डेबिट होके खत्म हो गया।
बट यस, अगर आप कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट नहीं करके आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट में ही डेबिट रहने देना चाहते हो, तो फोर फीचर के वक्त फिर आपको इन अकाउंट्स को क्रेडिट करके वो फोर फीचर की एंट्री पास करना है। बट बेटर हमेशा ये रहेगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। देन सर, हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिया, उसमें जो भी पहले से पैसा आया था वो एडजस्ट हो गया, जो कॉल सिनेरियोस था वो हमने डेबिट करके खत्म कर दिया, एंड ऑलरेडी जो रिसीव हुआ था वो पैसा अब हमारा ऑब्वियसली जो पहले से आया था उतना तो क्रेडिट हमने अलॉटमेंट को दिया था, तो अब डेबिट में से इतना क्रेडिट माइनस बाकी का भी यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसी आपकी एंट्री टाली होगी। अब तो आपको एंट्री याद है। देन फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, सेकंड कॉल ड्यू करना है, फाइनल कॉल ड्यू करना है और उनको रिसीव करना है। और उसमें भी ऑब्वियसली अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है तो कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट होगा। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा भी एप्लीकेशन पर एक्सेस आकर एडजस्ट हुआ है, तो जब फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री करेंगे तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि उतना पैसा कम आएगा, वो माइनस कर देना है ऑब्वियसली। यस। फिर कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में इंटरेस्ट की जो बात है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉल्स इन अरियर्स एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। जिस भी कॉल में पैसा नहीं आया है उस पर्टिकुलर कॉल में आप कॉल्स इन अरियर्स को उतना डेबिट कर दोगे। अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसे दे रहा है तो वो आप क्रेडिट करोगे। ऑब्वियसली बैंक में फिर उतना पैसा आपके ज्यादा आएगा, यानी जो कॉल आपने मंगाई थी वो तो पूरी आएगी, लेकिन जो शेयर होल्डर ने आपको एक्सेस पैसे दे दिए, कॉल्स एडवांस में दे दिए, उसका कॉल्स इन एडवांस का बैंक अकाउंट में डेबिट भी हो जाएगा और वो क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस को मिलेगा। कॉल्स इन अरियर्स जो है ऑब्वियसली वो अगर बाद में दे देता है, शेयर होल्डर बोलता है बाद में पैसे दे देता है थोड़े दिनों बाद, तो आप एंट्री तब कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, तो कॉल्स इन अरियर्स खत्म हो जाएगा। एंड अगर कॉल्स इन एडवांस जो है फिर जब आप ड्यू करोगे वो पर्टिकुलर कॉल, तो उसका तो पैसा ऑलरेडी आ रखा है, तो अब वो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट उसका ऑलरेडी यहाँ पर हो रखा है, तो अब वो क्रेडिट यहाँ पड़ा है, तो आप कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करोगे। ये बैंक अकाउंट उनके लिए जिन जो अभी पैसे दे रहे हैं, और ये कॉल्स इन एडवांस उनके लिए डेबिट किया है जिन्होंने पहले से पैसे दे रखे थे, और फिर उस रिस्पेक्टिव कॉल की रिसीट क्रेडिट हो जाएगी, मतलब वो पैसे आ गए। अगर कॉल इन अरियर्स की बात करूं तो उस पर हमें 10% का एज पर टेबल एफ रेट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और कॉल्स इन एडवांस सॉरी उनसे लिया जाता है, और कॉल्स इन एडवांस पे 12% का मैक्सिमम रेट हमें इंटरेस्ट का देना पड़ता है। ये इंटरेस्ट हमें उनसे लेना है क्योंकि उन्होंने हमारे पैसे डुबाए हैं, और ये हमें उन्हें देना है क्योंकि उन्होंने एडवांस में हमको पैसे दे दिए। करेक्ट। इंटरेस्ट जब भी ड्यू करना है तो उसकी एंट्री क्या होंगी, तो शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली हम डेटर बनाएंगे क्योंकि उनसे हमें पैसे लेने हैं, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट, और जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। अगर कॉल्स एंड एडवांस की बात करूं तो उस पर इंटरेस्ट हमें देना है, तो इट विल बी माई एक्सपेंडिचर, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड फिर शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जब हम पे कर देंगे। फिर आता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी हमने सारे कॉल्स वगैरह रिसीव करना जो भी होना था कर लिया, आपको एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने हमारे कुछ पैसे नहीं दिए, तो हम उसके शेयर्स को फोरफिट करेंगे। फोरफिट ऑब्वियसली दो सिचुएशंस में हो सकता है, या तो शेयर्स हमने इशू पार पे किए हुए थे या प्रीमियम पे किए हुए थे। डिस्काउंट पे तो वैसे भी शेयर्स इशू हो नहीं सकते, बराबर। सो पार पे अगर शेयर इशू किए और उन्हें फोरफिट करना है तो सिंपल सी एंट्री है, क्योंकि अब हम फोरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करके कैंसिल करेंगे टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। ऑब्वियसली ये जो पैसा ऑलरेडी हमको शेयर होल्डर से आ चुका था, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा तो उसने दिया ही हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पैसे ही नहीं दिए और अब हम उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी तो आया ही होगा, तो वो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी या जो भी पैसा आया होगा वो शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट हो जाएगा। एंड कॉल्स इन अरियर्स जितना भी आपने ऊपर डेबिट कर रखा है वो सारा अभी क्रेडिट कर देंगे, जो पैसा हमने रिसीव नहीं किया वो। अगर आपने पहले कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट नहीं किया हुआ है तो फिर अब आप वो रिस्पेक्टिव कॉल्स को यहाँ पर क्रेडिट करोगे जिस भी कॉल का पैसा नहीं आया होगा। तो अगर कॉल इन अरियर्स यूज करा है तो एक ही अकाउंट से काम हो जाएगा, और अगर नहीं किया है तो हर एक कॉल को यहाँ पर आप क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वो रिस्पेक्टिव कॉल का अकाउंट जो है वो टैली होगा। तो फाइनली एंट्री हो रही है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैंसिल कर दिए वो शेयर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, मनी जो ऑलरेडी आ गया है, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट जो मनी नहीं आया। एक बात याद रखना है, शेयर कैपिटल को डेबिट कितना होगा सर, सिर्फ फेस वैल्यू, और वो भी जो आपने ऑलरेडी कॉल कर लिया है। जो कॉल करना बाकी है वो कभी भी डेबिट नहीं होगा, ये बात याद रखना है। ओके, अगर शेयर्स हमने प्रीमियम पर इशू कर रखे हैं तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है कि प्रीमियम नहीं आया है। अगर प्रीमियम ऑलरेडी आ गया है तो आपने गजनी बन जाना है। गजनी कौन था? आमिर खान। वो ऑब्वियसली चीजें भूल जाता था, हर 15 मिनट बाद उसको कुछ याद नहीं रहता था कि क्या हो रहा था, तो सेम वैसे ही आपको बन जाना है। अगर शेयर
प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने प्रीमियम ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर आपको उसके शेयर्स का प्रीमियम खा जाना है, भूल जाना है कि कौन सा प्रीमियम, काय का प्रीमियम, ऐसे आपने बोलना है। होप्स आप मेरी बात समझ गए। ओके, एंड एंट्री फिर उस केस में यही सेम होंगी जो हमने पार पे इशू किए हुए शेयर्स के फॉरफीचर के लिए की थी। अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशू किया और प्रीमियम अभी तक आया नहीं है, तो अब वो प्रीमियम हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू जितनी अभी तक हमने मंगवा ली है, जो नहीं मंगाई है वो नहीं डेबिट करना, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल को, पूरा का पूरा शेयर वैल्यू डेबिट नहीं कर देना जितना फॉरफीचर के वक्त तक कॉल नहीं किया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछती इंस्टीट्यूट, दो अलग अलग शेयर होल्डर्स का अलग अलग टाइम पर फॉरफीचर पूछ लेगी। एक शेयर होल्डर का फॉरफीचर बोलेगी कि फर्स्ट कॉल के बाद करो, और एक शेयर होल्डर का फॉरफीचर बोलेगी कि फाइनल कॉल के बाद करो। तो मतलब उन्होंने तब तक पैसे दिए होंगे, इस वजह से वो फॉरफीचर अलग अलग मोमेंट पे हो रहा है। तो जिसका फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है उसका कॉल्ड अप मनी सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही है। तो शेयर कैपिटल को उसके फॉरफीचर की एंट्री में फर्स्ट कॉल तक का जितना पैसा है उतने ही पैसे के हिसाब से उसके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके डेबिट होगा। लेकिन अगर दूसरे शेयर होल्डर की बात करें तो उसका फॉरफीचर फाइनल कॉल पे हो रहा है। तो फाइनल कॉल के वक्त ऑब्वियसली फिर हम जितना टोटल शेयर वैल्यू है उतना पूरा शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि उतना क्रेडिट भी हो रखा है। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि अब प्रीमियम आया नहीं है तो उसे भी रिवर्स करना है। ये दोनों को होगा डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो पैसा ऑलरेडी आ गया है, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, जो पैसा आया नहीं है। अगर आपने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट नहीं किया है तो रिस्पेक्टिव कॉल्स को आप अभी डेबिट करोगे, ये बात आप याद रखें। सर अगर समझो किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी 100 शेयर का दिया है पर हमने उसको 60 ही शेयर दिए, तो 40 शेयर का जो उसका एक्सेस पैसा आया था वो ऑब्वियसली हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। सवाल ये है कि अगर वो अलॉटमेंट से ही पैसा देना बंद कर देता है तो क्या हम उसके शेयर फॉरफिट करेंगे? हाँ, फॉरफिट तो करेंगे। तो अगर हम उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और फॉरफीचर करने के वक्त प्रीमियम पर शेयर इशू किए गए थे, तो ये जो 40 शेयर का उसका एक्सेस पैसा था ये प्रीमियम पे एडजस्ट करना कि उसकी फेस वैल्यू पे एडजस्ट करना? तो ऑब्वियसली ये पहले आप प्रीमियम पे एडजस्ट करोगे, बाद में बचा जो पैसा वो आप फेस वैल्यू पे एडजस्ट करोगे। ये बात याद रखना, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपकी ये फॉरफीचर की जो एंट्री वो होगी। ओके, अगर फॉरफिटेड शेयर्स री इशू करने बोलते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज सेल ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत गुड्स का सेल होता है, वैसे ये सेल ऑफ शेयर्स को ट्रीट किया जाता है। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होता है। इसको आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं कहोगे, दिस इज नॉट अलॉटमेंट, दिस इज सेल ऑफ शेयर्स। ओके, अब री इशू की एंट्री क्या होगी? तो सर री इशू कर रहे हैं तो किसी शेयर होल्डर से पैसे लेंगे और उसको हम शेयर देंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट जितना भी पैसा आप उस अगले शेयर होल्डर से लोगे जिसको आप री इशू कर रहे हो शेयर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट ऑब्वियसली जितना पैसा आपने उससे कम लिया तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट तो फेस वैल्यू ही करना पड़ेगा, ये तो रूल है, ये तो नियम है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा फेस वैल्यू ही क्रेडिट होगी। तो समझो हमारा 10 रुपए का शेयर था तो इसको 10 रुपए ही क्रेडिट होना चाहिए, पर उसको हमने 7 रुपए में दिया है, तो बाकी 3 रुपए कहाँ से लाएंगे? तो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से लाएंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या है? हमने ऑब्वियसली किसी शेयर होल्डर के फॉरफिट किए थे शेयर, तो तब हमने उसके पैसे जो आ गए थे वो खा लिए थे, उसको फॉरफिट कर दिए थे। तो उन पैसों का इस्तेमाल करके अब हम ये री इशू पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसको एडजस्ट करेंगे। बाकी जो बचा हुआ शेयर फॉरफीचर का बैलेंस रहेगा वो फिर एक एंट्री पास करना है, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना है। लेकिन उतने ही शेयर्स का आपने शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ बैलेंस कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है जितने आपके शेयर्स री इशू हो गए। जो शेयर्स अभी तक आपके री इशू नहीं हुए हैं उनका जो फॉरफीचर का बैलेंस है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही कंटिन्यू रहेगा, जो बैलेंस शीट में आपके शेयर कैपिटल के हेड में दिखाया जाएगा। होप्स आपको ये बात याद है। बाकी जो भी आप शेयर्स री इशू कर दोगे उनका जितना बचा हुआ यूज करने के बाद जो बचा हुआ बैलेंस है वो आप कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर दोगे एंट्री पास करके। इस एंट्री के बारे में क्वेश्चन में कभी कोई बात नहीं रहती, ये आपको याद से खुद से पास करनी पड़ेगी। देन सेकेंड यूनिट आ जाता है, थर्ड यूनिट आ जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट यूनिट तो थेरोटिकल है, सेकेंड यूनिट आपका इशू ऑफ शेयर्स था जो मैंने आपको सारी बात बता दी। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स तीन अलग अलग केसेस है जिसमें फर्दर टू टू केसेस बनते तो 6 अलग अलग केसेस है। कौन से? तो डिबेंचर्स इशूड एट पार, उनका रिडेम्पशन होगा एट पार और डिस्काउंट। इशूड एट पार, रिडेम्पशन होगा एट प्रीमियम, दिस इज सेकेंड केस। इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार और डिस्काउंट,
issued at discount, redemption at premium, issued at premium and redemption at par or discount, issued at premium, redemption also at premium। तो ये कुल मिलाकर आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे आपके कुल मिलाकर 6 केसेस हैं। ये 6 केसेस की जर्नल एंट्रीज आपको बता देते हैं। वैसे मुझे कल के पेपर में एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं ये मई 2025 के लिए बात कर रहा हूँ। तो मुझे कल के पेपर में एक्सपेक्टेड नहीं कि आपको डिबेंचर्स पर कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पर आ सकता है। 5 मार्क के लिए तो कभी भी वैलिड है पूछना, तो 5 मार्क के लिए आ सकता है, तो आप ऐसा नहीं कि एकदम छोड़कर जाओ। पर बड़ा क्वेश्चन मुझे थोड़ा कम चांस लग रहा है, बट इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं, आप तो जानते ही हो। तो डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट। अब ये क्या केस है सर, ये पार और डिस्काउंट को आप एक साथ गिन रहे हो लेकिन प्रीमियम को अलग गिन रहे हो, तो ये क्यों? तो ऑब्वियसली जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तब आपको उस रिडेम्पशन पे दिए जाने वाले प्रीमियम के लॉस को आज ही पता चल गया है, तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से उसको आपको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ता है बस। बाकी आप अगर रिडेम्पशन पार पे करने वाले हो तो आपका कोई नुकसान होने नहीं वाला है, या डिस्काउंट पे करने वाले हो तो वो तो आपका फायदा है। पर हम अकाउंट्स में फायदे को पहले से रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक वो हो नहीं जाता, पर नुकसान को करते हैं। करेक्ट है, हाँ। सो डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली पहले आप क्या करोगे, तो सर पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट। सेम जैसे शेयर्स के इशू की एंट्री होती है वैसे ही डिबेंचर्स के इशू की एंट्री होती है, और कुछ नहीं। तो ये पार पे इशू करना है, रिडीमेबल भी पार या डिस्काउंट पे, सिंपल एंट्री से पहले पैसा आया, एप्लीकेशन में रखा, और एप्लीकेशन से डैश परसेंट डिबेंचर्स, ये नाम होता है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उन डिबेंचर्स पर का, वो रेट से उस डिबेंचर का नाम रखा जाएगा। तो टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले पैसा आ जाएगा एप्लीकेशन का, जो डिबेंचर्स खरीदने वाले लोग हैं वो हमें पैसा देंगे, एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन डैश परसेंट डिबेंचर्स की जो लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है वो तो फेस वैल्यू ही ट्रांसफर करना है। पर इस बार पैसा कम आया है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे डिबेंचर है 100 रुपए के, लेकिन हमने इशू किए 90 रुपए पे, तो 10 रुपए हमने कम लाए। तो सर एक काम करो, ये मत करो और ऐसी एंट्री पास कर दो, टैली तो हो रही एंट्री, बट फेस वैल्यू ही क्रेडिट होना चाहिए हमेशा, शेयर कैपिटल हो या डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट हो। तो फेस वैल्यू 100 रुपए है तो ऑब्वियसली 10 रुपए डेबिट फिर कहीं तो लाना पड़ेगा, तो वो आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है, ऑब्वियसली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिबेंचर्स अगर हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों हमारे पास आ गए। अब इसको ट्रांसफर करेंगे डैश परसेंट डिबेंचर को, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू जाएगा और प्रीमियम जाएगा हमारे उसी पुराने अकाउंट को जिसको कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देन डिबेंचर्स अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं लेकिन रिडीम प्रीमियम पे करेंगे, तो ये तीनों स्पेशल केस आ गए। अब पहले आपको एप्लीकेशन मनी आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या है, तो जो हम रिडेम्पशन पे प्रीमियम देने वाले हैं, तो ये नुकसान हमारा होने वाला है जब हम ये डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं और इसका रिडेम्पशन हम प्रीमियम पे करेंगे। तो ऑब्वियस है कि हमें आज ही पता चल गया कि आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद या 6 साल बाद हमारा लॉस होने वाला है, तो उस नुकसान को हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं लिखना है क्योंकि इशू करने की वजह से ये नुकसान हो रहा है, इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो आप रिडेम्पशन पे प्रीमियम देने वाले हो वो अमाउंट टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये तो आपकी नॉर्मल डिबेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा आया वो डिबेंचर्स को ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई, और ये जो डेबिट क्रेडिट है ये आपस में टैली होंगे। ये आपने जो प्रीमियम आपको रिडेम्पशन पे देना है उसका लॉस डेबिट कर लिया और उसकी लाइबिलिटी बना दी, क्योंकि आज पैसा थोड़ी दे रहे हैं हम, नुकसान होता है तो कुछ जाना चाहिए ना आपसे, कोई एसेट, या तो कैश जानी चाहिए या कोई एसेट जानी चाहिए, पर अभी कुछ जा नहीं रहा फिर भी नुकसान हो रहा है क्योंकि ये बाद में होने वाला है, तो इसकी लाइबिलिटी हम बना दे रहे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी हो गई आपकी डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम की एंट्री। देन डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो डिबेंचर्स आप डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो और रिडीम हो गया एट प्रीमियम। तो पहले आपका ऑब्वियसली एप्लीकेशन मनी आएगा एंड देन आप उस एप्लीकेशन मनी को फिर ट्रांसफर कर दोगे
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जैसे शेयर्स में देते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स में भी दे दे। तो अगर वैसा दिया है तो हमेशा याद रखना है, ये डिस्काउंट, प्रीमियम, ये सब जो चीजें हैं ये आपने अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करनी है बाय डिफॉल्ट। शेयर्स के केस में भी आपको ये बात याद रखनी है, बाय डिफॉल्ट जब तक वो बोले नहीं। अगर वो बोलते हैं कि आपने प्रीमियम जो है वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है, या प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन पे ही एडजस्ट कर देना है, तो वहां करना है। और अगर वो नहीं बोल रहे कुछ, तो फिर आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका प्रीमियम है का अमाउंट है वो आपने एडजस्ट करना है आपके अलॉटमेंट पर। तो ये मैंने यहाँ पे जो एंट्री करी है, मैंने उस बेसिस पे करके दिखाई है कि कभी कभी आपको डिबेंचर्स के केस में भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऐसा भी देते हैं। जनरली डिबेंचर्स के केस में होता है ऐसा है कि आपको पूरा अमाउंट एक साथ ही आ जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। सो देखो ये एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपने डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू किया टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट, लेकिन फेस वैल्यू इसको क्रेडिट होना चाहिए था और आप अभी डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, इशू आपका डिस्काउंट पर है। सो ऑब्वियसली ये अमाउंट आपने कम ड्यू किया है, तो बाकी का डेबिट कहाँ पे है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो ये ऐसी आपकी एक पूरी एंट्री हो गई इशू की। और ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, दोनों में से कोई भी नाम यूज करो चलेगा, ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। ये एक एंट्री हो गई, सिर्फ ये डेबिट और क्रेडिट आपने ऐड कर दिया इस एंट्री में, जो रिडेम्पशन आप प्रीमियम, रिडेम्पशन पर आप प्रीमियम देने वाले हो उसके लिए, और ये आपकी नॉर्मल डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री हो गई। वैसे ही डिबेंचर्स आप ये प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, पर रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे करोगे, तो एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें आप फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों ड्यू करोगे क्योंकि आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट, जितना फेस वैल्यू उतना डिबेंचर्स को ट्रांसफर हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जितना भी आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब जो भी आपको प्रीमियम ऑन इशू मिलने वाला है वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डाल दोगे, जो इशू करते वक्त आप प्रीमियम ले रहे हो। और जब रिडेम्पशन का प्रीमियम आएगा तो वो एंट्री होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। ऐसे आपके ये रिडेम्पशन पे दिए जाने वाली प्रीमियम की एंट्री और ये इशू के एंट्री, एंड ऐसे दोनों को एक साथ लिखना है तो आपकी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये 6 केसेस है इशू ऑफ डिबेंचर्स के केस में। डिबेंचर्स में कभी कभी आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो हमें डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाना होता है, उसकी भी एंट्रीज पूछ लेते हैं। और उस पर टीडीएस का जो पॉइंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारे डिबेंचर होल्डर्स है उनको हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट उनके लिए इनकम होती है। जैसे मैं एक कंपनी हूँ, यश कंपनी, यश लिमिटेड हूँ मैं, एंड ऑब्वियसली आप ए नाम के एक इंसान हो जिसने मेरे कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे। तो 10% के डिबेंचर्स आपने मुझसे खरीदे 1 लाख रुपए के, तो मुझे आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है, 10,000 आपके हैंड्स में इनकम है, तो इस पर आपको लगना चाहिए इनकम टैक्स। पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करती है कि हर एक एसएससी को, यानी हर एक पर्सन को, डिबेंचर होल्डर को पकड़ने से अच्छा है कंपनी पे ही रूल डाल दो। कंपनी को बोलो भैया तू सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर और मुझे पे कर। तो यस लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये कि इंटरेस्ट पे करने से पहले उसका जो टैक्स वाला पार्ट है वो निकाल के गवर्नमेंट को दे दे, और बाकी का बचा हुआ जो डिबेंचर होल्डर है उसको इंटरेस्ट पास ऑन करे। तो एंट्रीज इसकी कैसे होगी, सबसे पहले तो हमें जो इंटरेस्ट पे करना है टोटल, वो हम कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट हमारा खर्चा हो गया, जितना भी देना है हमें इंटरेस्ट वो टोटल, और डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट करके उनको क्रेडिटर बना दिया, उन्हें पे करना है। अब उन्हें पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सारा पैसा नहीं देंगे, समझो उन्हें 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है टोटल, तो उसमें से समझो 10% हमें टीडीएस डिडक्ट करने बोला गया है कि 10% आप काट के गवर्नमेंट को दे दो, मतलब गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे कर दिया ये 1 लाख के इनकम का, और बाकी फिर देख लेंगे इनकम टैक्स आगे उन असेसीज के साथ में, ये आप सब आगे सीखोगे, अभी सिर्फ जितना बता रहे हो उतना कर लो। एंड टू टीडीएस पेएबल अकाउंट 10,000, तो टीडीएस पेएबल अकाउंट यानी ये डिबेंचर होल्डर्स के पैसे काट कर आपने गवर्नमेंट के नाम से अपने पास रख लिए, अब ये आप बाद में गवर्नमेंट को पे कर दोगे। तो एंट्री होगी टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड देन आप ऑब्वियसली जो आपका ये इंटरेस्ट था टोटल, ये पी एंड एल को डेबिट कर दोगे, यानी ये नॉमिनल अकाउंट को आप क्लोज करोगे एट द एंड ऑफ ईयर, एंड दैट्स इट। ये थे आपके इशू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज, इसके अलावा और उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें वो और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस है जिसमें आपको वो डिबेंचर्स इशू करने लगाते हैं अगेंस्ट, नॉट फॉर कैश, मतलब फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
जैसे आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो या कोई एसेट खरीद रहे हो तो उसके लिए कितने डिबेंचर इशू करना, उसका नंबर निकालने के कुछ इलस्ट्रेशंस आपके मॉड्यूल में है। वो जरूर एक दो बार देख लेना, उसमें से कभी कभी एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एज इट इज एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट यूनिट जिसमें आपने सीखा था इशू ऑफ बोनस शेयर्स यानी बोनस इशू। बोनस इशू की जर्नल एंट्रीज में पहले बता दे रहा हूँ, फिर उसके जो रूल्स है एज पर कंपनीज एक्ट वो आपको बता दूंगा। तो पहले बोनस इशू सैंक्शन करना पड़ता है। सैंक्शन करना यानी जो आपके फ्री रिजर्व्स और आपके कुछ रिजर्व्स होते हैं जिनमें से आप बोनस शेयर्स दे सकते हो, उन रिजर्व्स का इस्तेमाल करके यानी उन रिजर्व्स को यूज करके, उनको डेबिट करके, उनको खत्म करके आप पहले बोनस इशू सैंक्शन करते हो और फिर बोनस शेयर्स आप इशू कर देते हो। तो पहले सैंक्शन करने की एंट्री होती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूज होने वाला अकाउंट है, CRR जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। तो CRR सबसे पहला है और इसका एक ही यूज है कि आप इससे सिर्फ बोनस इशू कर सकते हो। इसका इस्तेमाल और किसी काम के लिए नहीं हो सकता, इसलिए इसको प्रायोरिटी 1 पे यूज करना है जब भी आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं तब। तो सर सबसे पहले CRR अकाउंट डेबिट होगा, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। मतलब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम करो या जनरल रिजर्व करो या P&L करो, जनरली पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, इसी ऑर्डर में हम इनको यूज करते हैं। क्यों? तो CRR का तो यही एक यूज है, तो उसको प्रायोरिटी 1 पे यूज कर लो क्योंकि उसके अलावा उसका कोई और यूज ही नहीं है। जैसे मैंने आपको सिखाते वक्त एग्जांपल दिया था कि आपकी जेब में कैश भी है और आपके मोबाइल में फोन पे भी है और आप किसी एक पर्टिकुलर शॉप में जा रहे हो जहां पर फोन पे यूज हो सकता है, तो वहां पे फोन पे ही यूज करो क्योंकि कैश तो कहीं पर भी और यूज हो सकती है ना। तो वैसे ही ये जो दोनों चीजें हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद में जनरल रिजर्व, P&L, ये फ्री रिजर्व है। इनके और भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं बट इनके इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टेड है। सिक्योरिटी प्रीमियम के इस्तेमाल सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट में 5 ही बताए हैं, वो 5 के अलावा इसका कोई और यूज नहीं कर सकते। और CRR का तो एक ही यूज है, तो इसलिए जब पॉसिबल है तो पहले इसे यूज करो, फिर इसे यूज करो, और फिर और भी अगर आपको बोनस इशू करने के लिए रिजर्व चाहिए तो आप जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से वो निकाल के ला सकते हो। तो एंट्री होगी CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। प्लीज ये चारों को डेबिट होना ही चाहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। अगर आपको 1 लाख रुपए का बोनस इशू करना है और आपके पास पूरा 1 लाख रुपए का CRR पड़ा है, इनफैक्ट 5 लाख का CRR है, तो 5 लाख में से 1 लाख यूज कर लो, ये डेबिट और ये क्रेडिट, खत्म। फिर ये तीनों अकाउंट्स नहीं आएंगे। ये बहुत सिंपल बात है बट ऐसा भी बोलना पड़ता है इस मोमेंट पे। तो ये बोनस हमने सैंक्शन कर दिया, देन हम बोनस शेयर्स को इशू करेंगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारा शेयर कैपिटल उतने शेयर से बढ़ जाएगा जितने शेयर्स हमने बोनस में इशू किए। एक और एक कॉन्सेप्ट होता है बोनस कॉल। बोनस कॉल यानी क्या? तो अगर समझो हमारे शेयर 10 रुपए के हैं लेकिन अभी तक हमने उस पर 7 रुपए ही मंगा रखे हैं, तो 3 रुपए अभी तक मंगाना बाकी है जिसे हम फाइनल कॉल में मंगाने वाले थे। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि शेयर होल्डर्स को बोलेंगे चलो ठीक है तुम ये 3 रुपए मत पे करो लेकिन हम ये 3 रुपए जमा कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं कि हम आपका जो कॉल है उसको बोनस कर दे रहे हैं, यानी उतना ही बोनस हम आपको दे दे रहे हैं। तो पहले इस बोनस को सैंक्शन करेंगे, एंट्री होंगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। सर अब इसमें CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये सब कहा गया? तो वो मैंने अगली स्लाइड में आपको बताया है कि बोनस कॉल के लिए कौन से रिजर्व यूज हो सकते हैं और बोनस इशू के लिए कौन से रिजर्व यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा जनरल रिजर्व एंड P&L यूज किया है तो वही यूज हो सकते हैं, यहाँ पे CRR यूज नहीं हो सकता, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज नहीं हो सकता। और भी बात डिटेल में अगले स्लाइड में करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। एंड फिर आप क्या करोगे, फाइनल कॉल को जब ड्यू करना है तो आप एंट्री पास करोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नॉर्मल ड्यू की एंट्री। और अभी शेयर फाइनल कॉल को आप रिसीव करते थे जो आपने पिछले यूनिट में सीखा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ऐसी एंट्री आप पास करते थे। पर आप क्या करोगे, पैसा तो आने वाला है नहीं क्योंकि अब आप बोनस दे रहे हो, तो ये बोनस टू शेयर होल्डर जो क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट होके खत्म होगा एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंट्री हो जाएगी। तो ये बोनस आपका एडजस्ट हो गया। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, दैट्स इट। तो अब बोनस इशू और बोनस कॉल दोनों के लिए, तो ये देखो सेक्शन 63 के हिसाब से बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आप कौन से रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ बताएं, और बोनस कॉल के लिए कौन से रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हो वो भी यहाँ पर बताएं। तो सबसे पहले आप CRR का तो इस्तेमाल 100% करोगे ही बोनस इशू के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कैश में आया है तो ही आप यूज कर सकते हो।
लेकिन लिस्टेड कंपनीज के लिए कैश में नहीं आया है तो यूज नहीं होगा। तो बहुत बार है ना, इंस्टीट्यूट आपके साथ खेल खेल जाएगी। क्वेश्चन में लिखा रहेगा यश लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, ऐसे ऊपर छुप के से एक लाइन लिख देंगे और नीचे फिर बोनस इशू का क्वेश्चन दे देंगे 5 मार्क के लिए। आप देखोगे क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन वहां पर एक गड़बड़ आप कर दोगे कि लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर लोगे, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया होगा और आप वो बोनस इशू के लिए यूज कर लोगे, तो आपकी बेसिक क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज रॉन्ग हो जाएगी। 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, आपको 1 आध 2 मार्क उसमें मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वो भी आपके एंट्रीज पे डिपेंड करता है। तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल, लिस्टेड कंपनीज कभी भी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में नहीं आया हुआ है उसे यूज नहीं कर सकती। मैं कैश में नहीं आया है उसी सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहा हूं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में आया हुआ है तो वो तो सारी कंपनीज फिर यूज कर सकती बोनस कॉल के लिए, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। कैश में अगर नहीं आया है तो फिर लिस्टेड कंपनीज यूज नहीं कर सकती सिक्योरिटीज प्रीमियम। अनलिस्टेड कंपनी तो ऑब्वियसली तभी भी यूज कर सकती है, कैश में आया हो या कैश में नहीं आया हो। कैपिटल रिजर्व कैश में आया है तो वो भी बोनस इशू के लिए यूज हो सकता है, पर कैश में नहीं आया है तो वो यूज नहीं हो सकता। जनरल रिजर्व P&L की तो कोई बात ही नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी यूज हो ही नहीं सकता। बोनस कॉल के लिए CRR यूज नहीं हो सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम किसी सूरत में यूज नहीं हो सकता। कैपिटल रिजर्व कैश में आया है तो यूज हो सकता है, कैश में नहीं आया तो वो भी यूज नहीं हो सकता। जनरल रिजर्व P&L तो यूज हो ही सकता है, ऑब्वियसली फ्री रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं हो सकता। तो इस सीक्वेंस में आपने जनरली रिजर्व्स का इस्तेमाल करना चाहिए, CRR फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर फ्री रिजर्व्स। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम के आगे ब्रैकेट में लिखा है नॉट इन कैश और ऊपर कंपनी का नाम के आगे लिखा है लिस्टेड कंपनी, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि लिस्टेड कंपनीज के केस में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में नहीं आया है तो अब इसका इस्तेमाल बोनस इशू के लिए नहीं हो सकता, बोनस कॉल के लिए तो वैसे भी नहीं हो सकता। फिर डायरेक्ट फ्री रिजर्व आप यूज करोगे CRR के बाद। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में आया है कि नहीं आया है इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो आपको हमेशा अज्यूम करना है कि वो कैश में आया है। और कैपिटल रिजर्व के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है तो उसको आपको हमेशा अज्यूम करना है कि वो कैश में नहीं आया हुआ है। तो कैश में नहीं आया है तो फिर वो यूज नहीं होगा, कैश में आया है तभी वो यूज हो सकता है। अगर वो ब्रैकेट में लिख देते कैपिटल रिजर्व के आगे रिसीव्ड इन कैश, बेस्ट है, फिर वो यूज हो सकता है। होप्स आपको ये चार्ट काम में आ जाएगा, आप समझ गए वो सारी बात। फिर आता है राइट इशू, बोनस इशू के बाद राइट इशू। राइट इशू मतलब क्या, तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप और राइट देते हो अपने ही कंपनी के और शेयर्स खरीदने के लिए। तो या तो वो उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं या रिनाउंस कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। सर एक्सरसाइज करना मतलब क्या, कि वो उस राइट को यूज करेंगे कि हाँ ठीक है हम और शेयर्स खरीदना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर और शेयर्स खरीदने का मौका दे रहे हो, तो वो मौका वो हाथ में ले लेंगे तो एक्सरसाइज हो जाएगा राइट। अगर वो रिनाउंस कर देते हैं राइट, मतलब वो किसी और को बेचना चाहे तो बेच भी सकते हैं, तो उसके वो कुछ ना कुछ पैसे चार्ज कर देंगे, और या फिर इग्नोर भी करने के लिए बोल सकते हैं। राइट इशू का क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए आ सकता है, जो कि और में आ सकता है। और में यानी दो ऑप्शंस रहते हैं 5-5 मार्क के, उसमें आपको एक क्वेश्चन राइट इशू का दे सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलती है, तो कम राइट प्राइस ऑफ शेयर। कम राइट मतलब क्या, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर द राइट इशू इज मेड। राइट इशू करने से पहले आपके शेयर्स की क्या प्राइस है और राइट इशू करने के बाद क्या प्राइस होगी, उसे कहते हैं एक्स राइट। कम राइट यानी बिफोर राइट इशू, एक्स राइट यानी आफ्टर राइट इशू। तो अगर शेयर्स आपके कम राइट है तो ऑब्वियसली मतलब वो बिफोर राइट इशू की प्राइस है, और एक्स प्राइस राइट प्राइस आपको निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन में दी रहेगी हमेशा, ये आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, तो कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, समझो एग्जिस्टिंग हमारे 10,000 शेयर है और अभी हमारी मार्केट वैल्यू 15 रुपए है, तो 1,50,000 हो गई कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसमें प्लस कर दोगे आप राइट इशू, सपोज आप 1,000 शेयर्स का राइट इशू कर रहे हो और इशू प्राइस आपका सपोज 10 रुपए है, तो ये आप इसमें ऐड कर दोगे और इसको आप डिवाइड करोगे फिर से किससे, तो 10,000 आपके शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स आपके एग्जिस्टिंग थे एंड 1,000 शेयर्स आप अभी नए राइट इशू कर रहे हो। तो 10,000 आपके पहले से थे, 1,000 आप नए इशू कर रहे हो, उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स राइट वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस आप राइट इशू करके कितना पैसा रेज करोगे, डिवाइडेड बाय आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, उसमें नए कितने आपने राइट इशू करके शेयर्स दिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए और टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो उससे मिलेगी एक्स राइट प्राइस।
दोनों का सब्ट्रैक्शन वैल्यू ऑफ राइट रहेगा। तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने पे क्वेश्चन आएगा। बाकी जो जर्नल एंट्रीज होती है राइट इशू की वो सेम है, नॉर्मली जब आप शेयर्स इशू करते हो वैसे ही एप्लीकेशन मनी आएगा, अलॉटमेंट मनी आएगा वगैरह वगैरह, वो वैसे ही सेम रहेगा। दैट्स इट। फिर हमने सीखा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी अकाउंट में तीन तरीके से किया जा सकता है, या तो फ्री रिजर्व से करोगे सीआरआर बनाकर, या फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू करके करोगे। अगर जितना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो उतने ही इक्विटी शेयर्स इशू कर दोगे तो सीआरआर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी फिर, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली आपने जितने नए इक्विटी शेयर्स इशू किए उतना छोड़ दो, बाकी का बचा आपको फ्री रिजर्व्स में से सीआरआर बनाना पड़ेगा। जितना आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो उसमें से जितने इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए उतने ही फेस वैल्यू छोड़ दो, बाकी के लिए आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे तीन केसेस है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। सबसे पहली बात, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स ही रिडीम किए जा सकते हैं। तीन प्रकार के सिचुएशंस आपको क्वेश्चन में देखने मिल सकते हैं। पहले, सारे शेयर्स पार्टली पेड है और आपको रिडेम्पशन करने बोल रहे हैं, तो पहले उन सारे शेयर्स को फुल्ली पेड करो। बोला नहीं होगा क्वेश्चन में पर आपको करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो फाइनल कॉल ड्यू करो और रिसीव भी कर लो, सारे शेयर होल्डर्स का पैसा आ जाएगा। सर अगर शेयर्स हमारे कुछ फुल्ली पेड दिए हैं और कुछ पार्टली पेड है, दो प्रकार के प्रेफरेंस शेयर दिए, लिखा है कि 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड एंड 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹8 ईच, ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। तो 10 वाले 8 पेड अप और 10 वाले फुल्ली पेड, ऐसे दो प्रकार के प्रेफरेंस शेयर है। और अब बोला है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करो, तो सिर्फ जो फुल्ली पेड है उनको रिडीम करो, जो पार्टली पेड है उनको इग्नोर कर दो। सारे ही पार्टली पेड है, इसलिए फिर बाय डिफॉल्ट मैंने बोला कि पहले उनको फुल्ली पेड करो क्योंकि उसके बिना रिडीम नहीं होगा। पर कुछ फुल्ली पेड और कुछ पार्टली पेड, ऐसे दो प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स है। और अब सिर्फ रिडेम्पशन करो बोला है, कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर करो ये बोला नहीं, तो फुल्ली पेड वाले कर दो, पार्टली पेड को अभी के लिए आप भूल जाओ, उनको कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर्स है, मतलब क्या कि कुछ शेयर्स के पैसे आने बाकी थे, तो उन शेयर्स को सीधा फॉरफिट कर दो और वो फॉरफिटेड बैलेंस जो है वो सीधा कैपिटल रिजर्व को डाल दो, क्योंकि आप अब इन शेयर्स को रीइश्यू नहीं करने वाले हो, उल्टा जो बचे हुए शेयर्स है उनको भी आप रिडीम करने वाले हो। पर बाकियों को रिडीम करना था इसके लिए जिसके शेयर्स का पैसा पूरा आया हुआ नहीं था, यानी जिसके शेयर्स में कॉल्स इन अरियर्स थे, पहले उन शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे और फिर रिमेनिंग शेयर्स को रिडीम कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे कि कॉल्स इन अरियर्स आपके रिसीव हो गए, यानी वो पैसे वापस आ गए, तो फिर ऑब्वियसली ऑल शेयर्स विल बी रिडीम। फिर उस केस में आप सारे शेयर्स को रिडीम कर दोगे क्योंकि आपके जो भी पैसे बाकी थे वो भी आ गए हैं। तो इसमें भी आप एक और एक बात याद रखेंगे, अगर कॉल्स इन अरियर्स वाला केस है तो जितने शेयर्स का कॉल्स इन अरियर्स था उतने शेयर्स आपने अगर फोरफिट किए, उनका पैसा आया तो ये केस हो जाएगा। पर अगर उनका पैसा नहीं आया तो आप उन शेयर्स को फोरफिट करके बैलेंस शेयर्स को रिडीम करोगे, तो सीआरआर भी उतने ही शेयर्स के हिसाब से फिर आप बनाओगे एक्चुअली रिडीम हुए। जो फोरफिट हुए उनके लिए सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। अब क्वेश्चन में आपको जब भी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें डेफिनेटली आपको पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स डिबेंचर्स बेचने के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट्स बेचने बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बेचने की एंट्रीज करो, पर इससे सीआरआर की अमाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इन्वेस्टमेंट बेच दी तो पैसा आ गया, तो इसके लिए सीआरआर अब कम बनाते हैं, सीआरआर और इसका दोनों का कोई लेना देना नहीं। वैसे ही डिबेंचर्स इशू करके आपने पैसे इकट्ठा किए प्रेफरेंस शेयर्स को देने के लिए, उससे भी सीआरआर अमाउंट अफेक्ट नहीं होगी। इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं, पार पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। जो हमने पिछले यूनिट में सीखे वही आपको याद रखने हैं। ये दोनों सिर्फ क्या काम के लिए किए जा रहे हैं, तो पैसों के लिए किए जा रहे हैं कि हमारे बैंक में पैसे आ जाए ताकि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट कर सके। इनका सीआरआर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करके रिडेम्पशन करना चाहते हो, मतलब पैसे आपको चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, तो आप इक्विटी शेयर्स बेच के वो पैसे ला रहे हो, तो इक्विटी शेयर्स बेच के अगर पैसे ला रहे हो तो उस केस में आपका सीआरआर डेफिनेटली आपको अफेक्ट होगा, यानी सीआरआर आपको कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने का आपने इक्विटी शेयर बेच दिया उतने की अब सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। बेसिकली सीआरआर किस लिए बनाया जाता है, इस बात को अगर आप याद रखें तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए बनाया जाता है। कैपिटल इंटैक्ट रखना यानी क्या, कि अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर था 1 लाख रुपए का जिसको मैं अब रिडीम कर रहा हूं, तो 1 लाख रुपए से मेरा जो पूरी कंपनी का कैपिटल है वो कम हो रहा है।
तो वही उसके सामने 1 लाख रुपए का अगर इक्विटी कैपिटल आ जाता है, इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं हम, तो अब 0 CRR बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर हम 1 लाख की इक्विटी शेयर्स की जगह समझो 50,000 के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो 50,000 का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाओ। अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब क्या है कि वो एक कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व बीच में रिडेम्पशन डाल दिया क्योंकि वो रिडेम्पशन के वक्त बनाया जा रहा है। उसको उसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि हम फ्री रिजर्व्स या फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस को बेसिकली फ्रीज कर दे रहे हैं, यानी उनको हम कैपिटलाइज कर दे रहे हैं कि अब वो रिजर्व सिर्फ बोनस इशू करने के लिए यूज हो सकते हैं और कोई काम के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये होता है सीआरआर का मतलब। अब अगर सीआरआर का मतलब समझते हो तो कितना बनाना ये भी आप आराम से समझ जाओगे। प्लीज याद रखो, अगर आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर कर रहे हो, ये बात भी प्लीज दिमाग में फिट करो, जो मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली अगर आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्रीमियम पर करने वाले प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन को, जो प्रीमियम आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे दे रहे हो, उस प्रीमियम का सीआरआर से कोई लेना देना नहीं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मैंने टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा था। 1 लाख रुपए का आप रिडेम्पशन कर रहे हो, 10,000 रुपए उनको प्रीमियम देने वाले हो, तो 1,10,000 टोटल आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। बट ये जो 1 लाख है, इतना ही का ही आपको कैपिटल इंटैक्ट करना है। समझो अपन ने 80,000 रुपए का एग्जाम्पल के लिए नया इक्विटी शेयर इशू कर दिया, तो अब 20,000 का ही सीआरआर बनाने की जरूरत है। ये 10,000 आपको सीआरआर में नहीं यूज करना। लेकिन हाँ, ये जो 10,000 का प्रीमियम आप रिडेम्पशन पर दे रहे हो, इसको भी राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए आप P&L का इस्तेमाल कर लोगे। और 1 लाख का सीआरआर बनाने के लिए कौन से रिजर्व यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली आपके जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों यूज कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल सीआरआर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। इवन सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप जो रिडेम्पशन पर प्रीमियम दे रहे हो वो भी राइट ऑफ नहीं कर सकते सेक्शन 133 के हिसाब से। यानी सर ये अभी अपने क्या बात बोली, तो आप रिडेम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो, तो ये प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूजेस में लिखा हुआ है एक्चुअली ये, टू गिव प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन नीचे फिर लिखा है कि जो भी कंपनी सेक्शन 133 के अंदर कुछ लिखा हुआ है कि जो भी कंपनीज अगर कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करती है तो फिर वो ये यूज नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली ये यूज नहीं कर सकती, हमें ये याद रखना है। हमारे मतलब वो नॉर्मल केस है हमारे लिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं किया जा सकता राइट ऑफ करने के लिए। उसके लिए आप P&L ही यूज करोगे। ये बात प्लीज दिमाग में फिट करें। तो सर जर्नल एंट्रीज भी बता दोगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, ये देखो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की जर्नल एंट्रीज क्या होती है। पहली एंट्री आप करोगे कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बेचने बोली है उनको बेच दोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगर उस पर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। ये नॉर्मल एंट्री आपकी। डिवेंचर्स इशू करने बोले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर्स अकाउंट, डायरेक्ट एंट्री कर दो। वो एप्लीकेशन आएगा, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे, वो सब करने की जरूरत नहीं। इक्विटी शेयर्स भी इशू आप कर सकते हो, बोल सकता है क्वेश्चन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधा एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब इसमें भी आप एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद क्या करना है, तो आप वो फिर अब प्रेफरेंस शेयर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो खत्म करना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। अगर इस पे आपको प्रीमियम देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट भी डेबिट करो, क्योंकि ये भी आपके लिए नुकसान है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी बन गई। फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट भी कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे दे दिए। पर ये तो हमने कैपिटल रिडीम कर दिया तो कैपिटल कम हो गया, पर कैपिटल इंटैक्ट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमने इतने से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, तो अब हमें उतने ही कैपिटल वापस रेज भी करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, तो इक्विटी शेयर्स जितने की फेस वैल्यू के बेचे हैं वो तो ऑब्वियसली आप कम कर दोगे,
प्लीज याद रखो सीआरआर के लिए सिर्फ ये अमाउंट ही कंसिडर होगी, ये नहीं। ओके, मतलब प्रीमियम जो दे रहे हो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे वो नहीं। तो सर इक्विटी शेयर हमने समझो 20,000 या 30,000 के इशू किए हैं और 1 लाख का रिडेम्पशन हम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, तो 70,000 का आप सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जिससे भी आपको जितना यूज करना पड़े। सर अगर समझो जनरल रिजर्व में ही पूरे 70,000 है तो पीएनएल की जरूरत नहीं। फिर अगर जनरल रिजर्व में 85,000 है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस दिया होगा, 85,000 है, तो बाकी के 20,000 आपको ऑब्वियसली पीएनएल से लाने पड़ेंगे टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और फिर ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 ट्रांसफर करके क्लोज कर दोगे। ऐसे आपके रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जर्नल एंट्री होगी एंड दैट्स इट। होप सो मैंने सारी बात कर दी। डिबेंचर्स के रिडेम्पशन की एंट्रीज की अगर बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले मैं ये जो फ्लो चार्ट है बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है आपको कितना, तो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बैलेंस, जितना भी आपका डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 10% आपको डीआरआर बनाना पड़ता है और डीआरआरआई भी आपको बनाना पड़ता है। डीआरआरआई क्या होता है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मतलब जब हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और पता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इतना डिबेंचर रिडेम्पशन होने वाला है, तो उसके 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको जितना भी रिडेम्पशन होने वाला है उसका 15% आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट बेच के हम पैसे ला सके, जिससे हम डिबेंचर्स को पैसे दे सके। ये आपने याद रखना है। बाकी इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, थ्योरेटिकल बन जाएगा। तो सबसे पहले डीआरआर बनाना है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो जो पहले से बना हुआ है उसको रिवर्स करो और नया बनाओ। और अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो उसको ये एप्लीकेबल नहीं है। ये ऊपर हमने एक चार्ट आपको दिया है, उसमें सब लिखा है कि किसको किसको डीआरआर बनाना एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ अनलिस्टेड अदर कंपनीज को एप्लीकेबल है। बाकी किसी भी लिस्टेड या अनलिस्टेड एआईएफआई, बैंकिंग, एनबीएफसी, एचएफसी या अदर्स, अदर्स में भी लिस्टेड को भी एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ अदर्स अनलिस्टेड को एप्लीकेबल है डीआरआर बनाना, तो बहुत ही कम स्कोप है। एंड डीआरआर आए भी अगर आप देखो तो लिस्टेड एनबीएफसीज, लिस्टेड एचएफसीज, लिस्टेड और अनलिस्टेड अदर्स, यानी एआईएफआई एंड बैंकिंग और एफआईएस, इनको बनाने की जरूरत नहीं। इन सबके फुल फॉर्म आपके मॉड्यूल में दिए, जरूर एक बार रेफर कर लेना। तो किसको किसको क्या क्या बनाने की जरूरत है ये आपको इस चार्ट में बता दिया। डीआरआर जो है वो क्या बनाना है, तो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बैलेंस, ये आप फ्री रिजर्व में से बनाओगे। यानी एंट्री क्या होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। जैसे हमने सीआरआर बनाना सीखा वैसा डीआरआर करेक्ट है। सर ये कोई भी अमाउंट का बनाया जा सकता है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, पर जनरली इसको एक ही बार में 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस बना दिया जाता है। तो आपका रिडेम्पशन 5 साल बाद होने वाला है तो हर साल थोड़ा थोड़ा बनाओ, टोटल 10% बना देना है। अगर आपका एक साथ ही 10% बना देना है तो एक साथ 10% बना दो। हम जनरली एक साथ बना देते हैं। डीआरआर आय जो है, जितने भी डिवेंचर्स आपके उस पर्टिकुलर ईयर में मेच्योर होने वाले हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक मेच्योर होने वाले हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर तक के 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको वो डीआरआर आय 15% का बना देना है। बात समझ में आई? हाँ। एंड फ्लो चार्ट क्या था, तो सबसे पहले डीआरआर बनाओ 10%, देन डीआरआर आय बनाओ 15%, देन इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आय आपको रिडेम्पशन की डेट तक का एंट्री करना है। रिडेम्पशन की डेट तक जितना भी आपका डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो रिसीव करने की एंट्री करो। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आपको डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या आपने जो इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन के लिए कर रखी है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, या आपने जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना है रिडेम्पशन की डेट तक का वो पे करना है। फिर आप जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेचोगे, फिर जो आप इन्वेस्टमेंट है उसको बेचोगे एंड उसका पैसा आएगा। डिबेंचर का बैलेंस और उस पर अगर कुछ प्रीमियम देना है तो वो डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर करो, जैसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करते हैं, और फिर उनको पे कर दोगे। यानी डिबेंचर होल्डर्स का रिडेम्पशन यहाँ पर हो गया। जो भी प्रीमियम आपने उनको देना था, ये जो प्रीमियम आपने डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट किया था, वो आप पी एंड एल को डेबिट करके राइट ऑफ कर दो।
और जो भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना हुआ है वो जनरल रिजर्व को फिर से ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे आपका पूरा प्रोसेस होता है। जर्नल एंट्रीज बड़ी सिंपल है। डीआरआर बनाने की एंट्री जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। डीआरआर आए इन्वेस्टमेंट करना है तो डीआरआर आए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आए आपको मिलेगा तो आपके लिए फायदा है, एंट्री होगी डीआरआर आए अकाउंट डेबिट, या पैसा आ जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर उस इंटरेस्ट को आप ऑब्वियसली ये रिडेम्पशन की डेट तक देखो, उसके पहले के तो इंटरेस्ट सब आ रखे हैं, उसकी एंट्रीज हो रखी है, आपको सिर्फ उसे एक साल की एंट्रीज पूछेंगे जिस ईयर में रिडेम्पशन हो रहा है। तो उस साल के रिडेम्पशन की डेट तक आप उस इन्वेस्टमेंट को रखोगे, जिस दिन रिडेम्पशन करना है उस दिन आप वो इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, तो उस दिन तक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको जो पे करना है रिडेम्पशन की डेट तक का, वो पेमेंट का एंट्री आप करोगे तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। टीडीएस काटना है तो टू टीडीएस पेएबल अकाउंट। फिर आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेच के जो भी डिबेंचर आपका बैलेंस है 10% डिबेंचर 12% डिबेंचर जो भी रिडीम कर रहे हैं उनका बैलेंस और उनका प्रीमियम आप फाइनली डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर करो, उनको पेमेंट का एंट्री करो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक, एंड आप फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करो पीएनएल को ट्रांसफर करके, और डीआरआर से फिर से जनरल रिजर्व बना दो, यानी डीआरआर फिर से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, जहां से बना था वहीं पे वापस आ जाएगा ऐसे। एंड दैट्स इट, ये आपका हो गया पूरा